गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अमर जी क्या स्टार्ट करना है? रे ऑप्टिक्स। अच्छा, गुड इवनिंग मैम। रे ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं। हाँ अमर जी, बस एक बार तुम्हारा ये इसी पहले तुम लोग कंप्लीट कर लो, तभी तो आगे बढ़ेंगे। बस होने ही वाला है आज। मैं जहां तक कंप्लीट तो नहीं कर पाऊंगी, बट हाँ तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे थोड़ा। स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? यस मैम। हाँ, तो ये 2-4 क्वेश्चन हैं, मॉड्यूल से ही उठाए हैं। करो। क्या कह रहा है कि एक्सेलरेशन निकालो इफ द टू सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट एंड द फ्रिक्शन फोर्स आर शोन इन द फिगर। दोनों ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से मूव करेंगे तुम्हें ये बताना है। ब्लॉक ऑन ब्लॉक पे ही ज्यादा दिक्कत आती है प्रॉब्लम में। मैम 10। दोनों ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं? 10 से? यस मैम। नहीं नहीं, मैम 50 न्यूटन ये बस ए ब्लॉक पे लग रहा है, बी ब्लॉक पे भी लग रहा है। क्या फ्रिक्शन सिर्फ ए और बी के बीच में है? और नो मैम मैम, जो फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन। फोर्स सिर्फ 50 न्यूटन ए ब्लॉक पे लग रहा है। मैम जो एक्सेलरेशन है 2.5 आ रहा है। हाँ वेरी गुड। मैम। मेरा भी 25 न्यूटन आ रहा था। 25 न्यूटन। चैट बॉक्स में सॉरी मैम। हाँ 2.5। तो देखो, तब भी अगर तुम्हारे पास ऐसे क्वेश्चन आए, सबसे पहले तुम्हें क्या देखना है कि मैं इसमें दो केसेस होते हैं। एक केस क्या होगा कि दोनों ब्लॉक्स एक साथ चलेंगे, जिसे हम बोलते हैं मूव टुगेदर, राइट। और दूसरा केस तुम्हारे पास आता है कि दोनों अलग अलग एक्सीलरेशन से मूव करेंगे ना, मूव टुगेदर। और सेकंड केस है अलग इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे, ठीक है। ये समझो। अब देखो, मूव टुगेदर के लिए क्या है, मूव कब तक ये साथ में चलेंगे, जब तक तुम्हारे पास एक एक्सीलरेशन होगा। कि मान लो इन दोनों ब्लॉक्स पे एक एक्सीलरेशन लग रही है, उस एक एक्सीलरेशन से चल रहे हैं, तो दोनों ब्लॉक सेम करेंगे, चलेंगे। अगर उससे एक्सीलरेशन ज्यादा है इस ब्लॉक की, तो यानी दोनों अलग अलग मूव करेंगे। तो सबसे पहले इन केसेस में क्या करा करो, ए मैक्सिमम निकाल लिया करो कि ए मैक्सिमम कितना है कि दोनों ब्लॉक साथ में चलें। तो अभी देखो, ए मैक्सिमम कैसे निकालते हैं। ये केस उसके लिए है, ये फॉर्मूला जो मैं बताने जा रही हूँ। नहीं, ये ए मैक्सिमम जो है ये इसी केस में लगेगा जिसमें फोर्स ऊपर। दो केसेस होते हैं, एक में फोर्स लगेगा ऊपर वाले ब्लॉक पे, जैसे ये क्वेश्चन, एक फोर्स लगेगा डाउनवर्ड पे, है ना। इससे अलग कोई तुम्हें, हाँ हाँ रुको, सुनो मेरी बात, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। या तो ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स या नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स। जब भी फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक पे हो, तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, m1 m2। m1 मतलब ये ऊपर वाला ब्लॉक, ठीक है, बाय m2 न्यू जो इनके बीच का फ्रिक्शन है, और ये g की वैल्यू। तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितनी आ रही है बताओ, 10/10 इंटू 0.5 और 10। तो यानी मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी अगर ये ब्लॉक की एक्सीलरेशन इस एक्सीलरेशन से कम है, तो दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे, अदरवाइज दोनों ब्लॉक की एक्सीलरेशन अलग अलग। अब निकालते हैं कि ये ब्लॉक किस एक्सीलरेशन से मूव कर रहे हैं। तो इस एक्सीलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो नेट फोर्स कितना है, 50 न्यूटन। टोटल मास कितना है, 20। तो कितना एक्सीलरेशन आया,
2.5. 2.5 मीटर स्क्वायर। तो तुम क्या लिखोगे, जो एक्सीलरेशन है वो लेस देन है ए मैक्सिमम से, राइट? Yes, ma'am. तो यानी दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे और किस एक्सीलरेशन से मूव करेंगे, 2.5 मीटर। 2.5 per second square. ठीक है, तो मैक्सिमम सबसे पहले क्या करो, ए मैक्सिमम निकालो। ठीक है, अब देखो उसका दूसरा क्वेश्चन, एक सेकंड रुकना। मैम 1 मिनट स्लाइड पीछे करना। सर वो मैम वो मैक्सिमम फोर्स वाला है ना, ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन है, फोर्स। एक्सेलरेशन, सॉरी। ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है जब ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया जाए। तो तुम्हें अगर डायरेक्ट मैक्सिमम एक्सीलरेशन पता है ना, तो देखो अभी कितनी चीजें तुम निकाल लोगे। आगे वाला क्वेश्चन देखो, इसमें फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ टू ब्लॉक्स। अब देखो, अब इसमें निकालो, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स इफ द सिस्टम इज दिस। अगर ये सिस्टम है तो अब मुझे बताओ दोनों ब्लॉक पर कितनी एक्सीलरेशन आ रही है। मैम इस केस में दोनों पे अलग अलग आएगी ना? क्योंकि ए मैक्सिमम तुमने अभी निकाला है, कितना आया था ए मैक्सिमम? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस मैम ब्लॉक 2.5 किसका था? 2.5 उसकी सिस्टम का था ना, नेट फोर्स करके निकाला था। अच्छा, नेट फोर्स करके निकाला था। तो इस सिस्टम की एक्सीलरेशन कितनी है, 2.5। पर ये सिस्टम एक साथ सिस्टम कब रहेगा, जब मैक्सिमम एक्सीलरेशन 5 रहेगी। उस 5 से ज्यादा जाते ही दोनों अलग अलग मूव करने लगेंगे। जैसे कि ठीक है। एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन करो। तुम्हें पता है ए मैक्स 5 है, अब तुम इस सिस्टम की एक्सीलरेशन निकालो। मैम 5.05 आ रही है। 5.0 हाँ, नेट मीटर पर फोर्स। सेकंड। हाँ, वेरी गुड। नेट फोर्स बाय टोटल मास, टोटल वेट, तो ये हो गया 20। तो कितना आया? 5.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अभी देखो तुम्हारे पास अब क्या हो गया, जो ए मैक्सिमम है वो लेस देन हो गई, यानी सिस्टम की एक्सीलरेशन से, है ना? यस तो मैम। अभी इस केस में क्या होगा, दोनों साथ में मूव नहीं करेंगी। नहीं करेंगे। तो अब तुमको क्या बनाना पड़ेगा, एफबीडी। तो जैसे अब एफबीडी बनाओ, ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है। ठीक है, ब्लॉक ए पे एक तो ये फोर्स लग रहा है 101 न्यूटन का, और इधर लगेगा कौन सा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। अब बी ब्लॉक के पास सिर्फ कौन सा फोर्स है, बी ब्लॉक के पास जो बी ब्लॉक है, फ्रिक्शन ही तो लगेगा। बट ये फ्रिक्शन अब उठ के इसके आगे लग जाएगा, है ना, ये वाला फ्रिक्शन। तो बी ब्लॉक को सिर्फ कौन सा मोशन मूव करा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स मूव करा रहा है। इतना समझ में आया? यस मैम। तो सबसे पहले इन सवालों में ए मैक्सिमम निकालना है। ए मैक्सिमम पता लगने के बाद सिस्टम की एक्सीलरेशन तुम कंपेयर करोगे, अगर ज्यादा हुई तो फिर फ्री बॉडी ऐसे बनेगी। ए ब्लॉक पे कितना फोर्स है, 101 न्यूटन, तो मतलब फ्रिक्शन लगेगा। और बी ब्लॉक के पास सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स है और इसके पास कोई दूसरा फोर्स है ही नहीं। ठीक है, तो अभी अब लगाओ इसका वो एफबीडी बनाओ। ये क्या हो गया, 101 न्यूटन माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। और ये क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन इक्वल्स टू मास ऑफ एक्सीलरेशन बी। तो इस बी ब्लॉक का मास कितना है, 10। फ्रिक्शन फोर्स कितना है, फ्रिक्शन फोर्स बताओ कितना है। मैम ये जो एक्सेलरेशन है, ए और बी ये एक्सेलरेशन है ना? हाँ, ए एक्सीलरेशन और ये बी ब्लॉक का एक्सीलरेशन। फ्रिक्शन फोर्स बताओ कितनी है, तो ये मैम फ्रिक्शन, 50.5। ये फ्रिक्शन फोर्स है। जो फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालोगे, म्यू एम जी करके, है ना। म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.5। मास कितना लिखे, 10, 10। और जी की वैल्यू 10 ले लो। तो 50 न्यूटन आ गया, फ्रिक्शन आया 50 न्यूटन। तो एक्सीलरेशन इसका कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। 5। यस मैम 5। ये कितना हो गया, 101 माइनस 50 इक्वल्स टू 10 एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। हो गए दोनों सॉल्व, तो दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन भी आ गया।
किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो पूछो। नो मैम, हो गया। बाकी के प्रिंस, अमित, जतिन, हो गया अमरजीत, मैम, हो गया। ठीक है, हो गया मैम, क्लियर। ओके। तो अब ये वाला क्वेश्चन करिए, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स इफ द सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट। अब इसका एक्सीलरेशन बताओ। मैम मेरा एक लास्ट वाले क्वेश्चन में डाउट है। बोलो। लास्ट का हाँ हाँ। मैम ये जो 10 AD था ये तो हम्म। सॉरी मैम, ये जो फ्रिक्शन था ये 50 हो गया ना? क्या हो गया? 50 जो फ्रिक्शन आपने लिया है सबसे हाँ, हाँ। बी वाले में, वो हाँ। 50 क्यों लिया है? क्योंकि बी ब्लॉक के पास सिर्फ एक ही फोर्स है जो बी ब्लॉक को मूव करा रही है, वो है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आई है? 50 न्यूटन। तो यहाँ पे जब तुमने फ्री एफबीडी बनाया तो यानी ये ब्लॉक किस एक्सीलरेशन से मूव करेगा? F इक्वल्स टू ma। इस ब्लॉक का मास 10 और इसका फ्रिक्शन 50, तो इस ब्लॉक की एक्सीलरेशन आई 5 मीटर पर सेकेंड। ओके। और यहाँ ए के पास दो फोर्स थे, एक तो एक्सटर्नल फोर्स और एक इसका इंटरनल फोर्स जो फ्रिक्शन है, तो इनका नेट जो आएगा उसकी वजह से एक्सीलरेशन आएगी। ठीक है, अब ये वाला एक बार क्वेश्चन करो, ये सबका सही आना चाहिए। आंसर तो मेरे को भी नहीं याद है इनके ख्याल में। वेट अलग अलग है, एक बार देख लेना दोनों का। पहले तो ये देखो ए मैक्स कितना है। मैम नॉर्मल है तो 2 आ रहा है। नॉर्मल ए तो 60, हाँ नॉर्मल ए तो 60/32 आ गया। तो अब देखो मैक्स, ये ब्लॉक इस एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है ना। अब ये तो तुम्हें पता चल गया कि दोनों इस Yes, ma'am. साथ में मूव करेंगे या नहीं। अब ये देखो मैक्सिमम के लिए क्या करोगे? m1/m2 म्यू जी, ये वाला फॉर्मूला। ये म्यू हमेशा याद रखना, ये म्यू स्टैटिक होगा, दिस म्यू इज स्टैटिक। मैम 2.5। 2.5 आ रहा है। 2.5 आ रहा मैम मैम M1 और M2 किसे मानना होता है? है। m1 जो ऊपर वाला ब्लॉक है, m2 जो तुम्हारा डाउनवर्ड वाला ब्लॉक है। ठीक है मैम इस केस में दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे। तो मतलब साथ में मूव करेंगे तो एक्सीलरेशन 2 मीटर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो। यस मैम। अब इस जो ये वाला एग्जांपल था, ये 2.5 था क्या है? A max। ठीक है। हाँ हाँ, ए मैक्स 2, हाँ ए मैक्स 2.5 है, बट सिस्टम वो उसका 2 होगा। एक्सीलरेशन कितना है? हाँ वो 2 होगा। ठीक है, दोनों का। अब इस ब्लॉक का, अभी इसी का तुम मुझे क्या बताओ, मैक्सिमम फोर्स बताओ कि ये दोनों ब्लॉक साथ में चल सकें। इस क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन है कि दोनों ब्लॉक साथ में चलने चाहिए, मुझे वो मैक्सिमम फोर्स बताइए। क्योंकि ए कितना है? ये 60 है ना। यस मैम। मैम 75 न्यूटन। हाँ, तो ए मैक्सिमम कितना होना चाहिए? एफ मैक्स इक्वल्स टू मैम 75 आ रहा है। ए मैक्सिमम। यही फॉर्मूला लगाओगे सीधे, कुछ नहीं करना। तो यस मैम। ए मैक्सिमम आते ही ना, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम सब फटाफट निकाल दोगे। एफ मैक्स इक्वल्स टू मास इनटू ए मैक्स। तो एफ मैक्स कितना है वही निकालना है। 2.5। मैम 75 आ रहा है। हाँ, ए मैक्सिमम कितना है? 2.5। अब देखो, जब ये क्या क्वेश्चन क्या है कि दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं, तो दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों एक सिस्टम है ना। तो इन दोनों का Yes, टोटल ma'am. मास लेके चलोगे विच इज 30। 30। तो कितना आया? 75 न्यूटन। 75। यानी अगर इतना फोर्स लगेगा 30 के लिए 75 मैम? न्यूटन। हाँ 30 के लिए क्या? नीचे टोटल वाले मास, ब्लॉक का मास। ओ सॉरी। टोटल 20 + 30। देखो क्या हुआ यहाँ, देखो ये वाला क्वेश्चन था तुम्हारे पास। इन द अबव एग्जांपल एफ मैक्सिमम फॉर विच 2 ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। तो ये डायग्राम था, ये 60 न्यूटन से मूव कर रहा था। तुमने ए मैक्सिमम निकाला इसका 2.5। अब बस तुमसे पूछा है, अब ये ए मैक्सिमम का मीनिंग क्या है? अगर मीनिंग समझना चाहो, ये ए मैक्सिमम का मीनिंग है कि ये ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं, यानी तुम इनको 30 kg का ब्लॉक, एक 20-10 है ना, तो हाँ 30 kg का ब्लॉक मान लो जिस पर 60 न्यूटन की फोर्स लगाई गई है। ठीक है, ये है तुम्हारा।
ये ए मैक्सिमम की ये है ए मैक्सिमम का मतलब। तो ए मैक्सिमम, अब एफ मैक्स पूछा है कि एफ मैक्स कितना होगा, ये 60 न्यूटन, मतलब एफ मैक्सिमम कितना मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं कि साथ में मूव करें। तो ए मैक्सिमम तुमने निकाल लिया 2.5 मल्टीप्लाई बाय 30। अब टोटल मास देखो कितना है 30, कितना आ गया 25 या 75 न्यूटन। मैम म्यू माइनस नहीं करेंगे मैम? क्या क्या करेंगे? फ्रिक्शन माइनस। माइनस? मैम म्यू फ्रिक्शन माइनस नहीं करेंगे इसमें? नहीं नहीं, इसमें माइनस ही नहीं करना ना, वो केस ही अब वो खत्म ही कर दिया झंझट। ए मैक्सिमम आती है, तुम्हें कुछ करना ही नहीं। ए मैक्सिमम से तो बस तुम्हें पता है कि मेरे पास ए मैक्सिमम कितनी है, और मास एक सिस्टम की तरह मूव करेगा तो टोटल मास यूज करो। ये शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ मैं, ये फटाफट सॉल्व करने के लिए है। अब तुम्हें करना ही नहीं, कोई झंझट ही खत्म, किसी म्यू से माइनस करो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मुझे ही ना दिखला। अब ये करो, इसमें फोर्स देखो नीचे वाले ब्लॉक पे। हाँ बोलो। मैम कुछ नहीं, गलती से हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो फोर्स जो है नीचे वाले ब्लॉक पे लग रहा है, और तुमसे पूछा है फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स फॉर विच स्लाइडिंग स्टार्ट। अब एक चीज, दो यहाँ पे तुमने दो चीज देखी, एक तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, और एक देखी, वॉइस नहीं आ रही आपकी। अच्छा देखो मैं अब क्या बोल रही हूँ, तुमने दो चीजें देखी, एक तो ये है मैक्सिमम एफ जिससे ब्लॉक क्या रहे एक साथ मूव करें, और एक ये क्या है मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच स्लाइडिंग स्टार्ट। इसका क्या मतलब है? ये जो एफ मैक्सिमम है, जब तक एफ लिमिटिंग से के बराबर रहेगा, जब तक ये किसके, ये कौन सा केस चलेगा? स्टैटिक। मतलब अभी दोनों साथ में भी मूव करेंगे, यस मैम। अभी दोनों साथ में भी मूव करेंगे। हाँ, अभी देखो, अभी इसमें क्या बोला, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच स्लाइडिंग स्टार्ट, यानी वो फोर्स की कम से कम वैल्यू बता दो जिसपे स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब दोनों मैम ब्लॉक लिमिटिंग अलग क्रॉस अलग। करना होगा उसे। हाँ, यानी दोनों ब्लॉक अलग एक्सीलरेशन से मूव कर रहे हैं, तो इसमें मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ निकालो। मतलब लिमिटिंग निकालना है, राइट? हाँ, तो एफ लिमिटिंग, यानी एफ लिमिटिंग से थोड़ी सी भी पॉइंट ज्यादा होते ही एक्सीलरेशन आ जाएगी दोनों में अलग अलग। मैम उसका फॉर्मूला क्या होता है? किसका फॉर्मूला? लिमिटिंग फ्रिक्शन का सेम होता है क्या? हाँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला सेम है भाई, म्यू एम जी। ये तो समझाने के लिए है। अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ये वही एक्सीलरेशन वाला फॉर्मूला लगाओ कि ए मैक्सिमम कितना होना 150 चाहिए। आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? 150। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। एफ मैक्स कितना आया तुम्हारा? 150 न्यूटन। यस ठीक है, मैम। तो एक्सीलरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। एफ यानी मैक्स एफ लिमिटिंग से थोड़ा ज्यादा होते ही स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो एफ लिमिटिंग तुमने डायरेक्ट म्यू एम जी से निकाल लिया मैम होगा। 150 आ रहा है। म्यू कितना हाँ लिया? मैम 0.5। मेरा 0.5 0.5 एम 30। कितना लिया? 30। 30 into क्योंकि 10। हाँ, अभी जस्ट इससे पहले यानी जो ये 150 न्यूटन की फोर्स आई है, इससे पहले सिस्टम कैसा ये दोनों ब्लॉक एक सिस्टम की तरह मूव कर रहे हैं, और इस मोशन से या इस फोर्स से पॉइंट ज्यादा होते ही दोनों अलग अलग मूव करने लग जाएंगे। तो इन शब्दों पे मत जाना, इनकी जो मीनिंग्स है उन्हें तुम समझ लो, ठीक है। तो बस यही छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे तीन इसी तरीके से, और इससे ज्यादा तो क्या ही पूछेगा। दोनों ब्लॉक की एक्सीलरेशन, एफ मैक्सिमम एफ मिनिमम। एफ लिमिटिंग तो डायरेक्ट नहीं पूछेगा वो कि एफ लिमिटिंग बता दो, पर तुम्हें समझना है कि वो एफ लिमिटिंग है क्या, वही जो एफ मैक्सिमम के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और हाँ, एक क्वेश्चन, एक चीज और, अगर किसी को ये नहीं पता, इसमें मुझे एक चीज बताओ इस वाले क्वेश्चन में कि दोनों ब्लॉक्स की एक्सीलरेशन कितनी है अगर फोर्स मैं यहाँ पे तुम्हें देती हूँ 10 न्यूटन का फोर्स है। चलो 10 न्यूटन का फोर्स है, दोनों ब्लॉक्स की मुझे एक्सीलरेशन बताओ।
और मैक्सिमम एक्सीलरेशन भी बताओ और दोनों ब्लॉक्स की एक्सीलरेशन भी बताओ, दोनों काम करो। एक की 1 आ रही है, एक की 0.5 आ रही है। अच्छा, यस मैम। ए मैक्स कितना आ रहा है, पहले तो ए मैक्स बताओ। ए मैक्स, एक सेकंड। टू पॉइंट फाइव। मैम 2.5। 2.5। क्या फॉर्मूला लगाया? मैम m1/m2 इंटू म्यू जी। अरे भाई साहब, इसमें फोर्स डाउन देखो कहाँ लग रहा है, नीचे वाले ब्लॉक पे। फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पे है, तो नीचे वाले ब्लॉक पे जब फोर्स लगे तो ए मैक्स तुम्हारा हो जाएगा म्यू जी। ओके मैम। लिख लो ये फॉर्मूले। तो ए मैक्स कितना हो जाएगा म्यू जी। म्यू की कितनी वैल्यू है 0.5, जी कितना है 10, यानी 5 मीटर पर सेकेंड अच्छा 5 आ से Okay, कम है, ma'am. तो दोनों साथ में मूव करेंगे। अब तुम्हारा नेट कितना आ रहा है भाई इस सिस्टम का? एक 10/30 0.5। 1/3, यानी 1/3 कितना होता है? 0.3। हाँ, 0. यानी बहुत कम हो गया है ना। यस और मैम। अच्छा, अब मैं इसको कितना कर दूं? अगर मान लो अब मैंने इसको 90 न्यूटन कर दिया, अब बताओ, अब निकालो दोनों ब्लॉक्स की एक्सीलरेशन। फोर्टी फाइव। दोनों ब्लॉक्स की अभी भी ए मैक्स, ए मैक्स। ए मैक्स मैक्स 45 और ए ए 3। मैक्स कैसे चेंज हो जाएगा? ए मैक्स का क्यों चेंज कर दिया? ए मैक्स तो वही रहेगा ना, म्यू जी का फॉर्मूला है ए मैक्स में। तो अच्छा, हाँ हाँ मैम। तो ए मैक्स तो 5 है। अब तुम देखो कि ये सिस्टम की एक्सीलरेशन इससे कम है या ज्यादा, तो कैसे 90/30 करो। 3 आ जाएगा। मैम ज्यादा है। अभी भी कम आ रही है क्या? यस मैम। तो इसको मालूम। फिर तुम 150 करो। अब अब मैम अब इक्वल आ जाएगी, 5 हो रही है। यस मैम, 5 आ जाएगी। 180 ले लो फिर। तो 6 हो यस जाएगी। मैम, अब ज्यादा हो गई, ज्यादा। अब 6। ज्यादा हो गई ना। Yes, तो ma'am. अब दोनों की अलग अलग निकालो। अब निकालो एक्सीलरेशन ऑफ अब ब्लॉक 180 क्यों ए लेंगे? और एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। मैं बोल रही हूँ कि ये फोर्स 180 है। तो अभी तुम्हारी एक्सीलरेशन मतलब इस सिस्टम की ज्यादा आ गई, 180/30 6 आ गया। तो अब तुम्हें एफबीडी बनाने पड़ेंगे। अब एफबीडी बनाओ। यस मैम। हाँ, मैम अगर इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट लगा दिया कि एक रस्सी है जो 10 मीटर दूर है इससे, या 3 मीटर, और वहां से कोई खींच रहा है, तो बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी? जैसे अगर एक रस्सी से कोई खींच रहा है तो वो फोर्स उस रस्सी से पे जो टेंशन लगेगी वहां से तुम ये फोर्स निकालोगे। उस ठीक रस्सी है, की, हाँ, जो रस्सी का जो टेंशन आएगा उससे तुम्हें ये एफ एक्सटर्नल मिलेगा। ठीक है। तो अब एफबीडी जरा देखो इसका कैसे बनेगा। मैम एक की 4 आ रही है, एक की 5 आ रही है। देखो अभी मैंने तुम्हारे सामने रैंडम नंबर्स दिए हैं, मुझे भी नहीं पता कितनी आ रही है। तो ये एफ कितना, एफ अगर 20 वाले ब्लॉक को देखें तो इस पे एफ एक्सटर्नल इधर लग रहा है, तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन यस मैम। इस ब्लॉक 10 वाले के आगे लगेगा। तो बस आ गया। 10 वाला किससे मूव करेगा? फ्रिक्शन इक्वल्स टू 10 इंटू एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। फ्रिक्शन कितना है भाई? फ्रिक्शन बताओ। 0.5। हाँ, 0.5 तो म्यू था। अब मुझे बताओ कि फ्रिक्शन की वैल्यू के लिए कौन सा मास लोगे तुम? म्यू एम। मैम नीचे 20 वाला। मैम 20।
20 लेंगे या 30 लेंगे? फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू एन। तो Yes, ma'am. नॉर्मल फोर्स बताओ, नॉर्मल अब कितना हो गया? 20 है या 30 है? यस मैम। क्या मैम? इसमें क्या? 30 लेंगे 30। हाँ, तो ये इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया है। अब यहाँ पे जब फ्रिक्शन लो तो ये याद रखना कि तुम्हें इस दोनों के ब्लॉक का मास लेना है, ठीक है? 20 और 10, 30 आ गया। तो फ्रिक्शन कितना आया अब? 0.5 इंटू 30 यानी 6 मैम 1.5। 1.5 तुमने मुझे पुराने 1.5 क्वेश्चन में, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमने म्यू एम जी निकाला था तो कितना आया था? अभी भी 150 आया था। अभी तो तुमने खुद ही सही बताया था 150, अभी उल्टा कर रहे हो, तो यानी ये 150 आएगा, ठीक है? तो फ्रिक्शन कितना आया? 150 बाई 10। हाँ बोलो। मैम ये दूसरा क्वेश्चन है। तो एक का आ गया 15 मीटर पर सेकेंड, और इसका कितना आएगा? एफ एक्सटर्नल कितना है? 180 माइनस 150 इक्वल्स टू 20 एक्सीलरेशन ऑफ। अभी तुम्हारा क्लियर है कि कहाँ पे कैसे कौन सा? हाँ 30/20 3/2 आ गया। हाँ मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। अभी तो मैं कुछ बोल ही नहीं रही, मैं बोल रही हूँ कि इतना ये समझ में आ गया ना, कब कौन सा मास लेना है, कब फ्रिक्शन में कौन सी वैल्यू ऐड करनी है, सब क्लियर है? हाँ मैम आ गया। तो बस ये याद रख लो कि जब डाउनवर्ड्स फोर्स लगे, नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगेगी तो एफ मैक्स ए मैक्सिमम की वैल्यू है म्यू जी, और जब ऊपर वाले पे लगेगी तो m1/m2 म्यू जी। ऑल क्लियर? बाकी और बात रही एफ मैक्सिमम की, तो एफ मैक्सिमम इस वाले केस में जब नीचे ब्लॉक पे फोर्स लगेगा तो मास दोनों का लोगे 10 + 20 दोनों, क्योंकि फ्रिक्शन होता है नॉर्मल वैल्यू, तो डाउनवर्ड्स पे फोर्स लग रहा है तो उसी का नॉर्मल देखेंगे, तो उसके ऊपर एक और ब्लॉक है तो नॉर्मल दोनों ब्लॉक का लेंगे, ठीक है? वहीं जब हमने इस वाले ब्लॉक का किया था, यहाँ पे जब एफ निकाला है तो भी एफ मैक्स म्यू एन लिया है, तो मास दोनों का ही लिया है तब भी। हाँ, तो मास तो दोनों में दोनों का ही लेना है 30 का, ठीक है? अब आ जाओ अपने बोरिंग चैप्टर पे। कल अमित बेचारा पता नहीं कैसे ही रुका था क्लास में, इसका तो मन कर रहा था बस भाग जाऊं, पढ़ू ही ना चैप्टर। कोई बात मैम नहीं, मेरी आज लाइट गई हुई थी, मैंने सही में पता नहीं क्या लिया पूरे घंटे। मैम पूरे टाइम लाइट गई हुई थी। कल या आज लाइट गई हुई है? मैम कल। अच्छा, लाइट का तो दिक्कत चल ही रहा है। अभी तो यहाँ दिल्ली में भी बारिश हो गई है, वो भी बहुत सर ज्यादा। मैं यहीं पे रहती हूँ। सुनने में आया है कि एक कोचिंग सेंटर में तो इतना पानी भर गया कि तीन बच्चे Yes, ma'am. चले गए यार। जी मैम। यस मैम। प्रोटेस्ट अभी जारी है मैम। क्या जा रही है? प्रोटेस्ट बच्चों का। अच्छा, प्रोटेस्ट बिल्कुल होना चाहिए, केयरलेस कैसे कर सकता है? मैम लेकिन सरकार कुछ नहीं करेगी इसके ऊपर, बस ना उन्हें एक तरह से फेक एश्योरेंस दे रही है। बाद में सरकार गारंटी लेगी कि दोबारा ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होंगे फ्यूचर में। ये तो देखो कई बार हुआ है कोचिंग सेंटर में, एक कई बार ये हुआ है कि वुडन की स्टेयर्स यूज करते हैं तो कई बार फायर का भी सीन आया था कि फायर लग जाती है तो और एकदम से फैल जाती है कि बच्चों को आप वो एग्जिट भी नहीं करा सकते जल्दी से, तो ये तो बहुत बार हुआ है। तो Yes, ma'am. हाँ होना चाहिए। मैम मैं एक शो देख रहा था ब्लैक एंड व्हाइट सुधीर चौधरी का, उसमें वो दिखा रहा था कि मैं मान के चलता हूँ कि इतना छोटा सा कमरा था कि मैं अपने दोनों हाथ नहीं फैला सकता, और उसका उसने किराया बताया 12,000 रुपए, और वहां पे रहते हैं। और अगर मान के चलिए उतने ही रूम है और उसमें उन्होंने 3 बेड लगा दिए तो 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 36,000 रुपए किराया है उसका। हाँ, अरे मैं बताती हूँ एक बार नाइंसाफी है तो। राइट, अभी मैं भी जब क्लास 12 पास करके कॉलेज किया था अपना ग्रेजुएशन के बाद, तो शौक चढ़ा था कि चलो यूपीएससी करते हैं।
यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो राजेंद्र नगर गए हम लोग भी, चलो देख के आते हैं वहां पे रहने के लिए, वहीं घर पे पढ़ाई नहीं होती, वहीं पे रह के पढ़ाई करेंगे। तो तुम बिलीव नहीं करोगे, वो मैं बताती हूँ, वो तुम्हारा इतना सा कमरा होगा, बस इतना सा कि उसमें सिर्फ मैं क्या ही बताऊं कि अगर 2 खाट डल जाए ना, खाट फोल्डिंग जो भी होती है, अगर वो डल जाए तो उसमें चलने की तक जगह ना हो। एक लड़की Yes, का ma'am. यहाँ पे फोल्डिंग और एक लड़की की यहाँ पे फोल्डिंग, बीच में बस तुम खड़े हो जाओ ना तो भी ऐसा लगने लगे क्राउडेड। और मैंने पूछा कि इसका क्या कितना किराया है उस टाइम पे, मतलब आज से 4 या 5 साल पहले की बात बताऊं तो उस टाइम पे 10,000 रुपए का किराया था, बताओ। तो इतना बुरा हाल है स्टूडेंट्स में कंपटीशन का। मैम इतना ही बुरा हाल नहीं है, जैसे आप 10,000 रुपए तो आप दोगे, तो उसके साथ आपको मकान लेने के लिए 30,000 रुपए ब्रोकरेज देना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो, 10,000 और 30,000, 10,000 का मकान और 30,000 रुपए आप ब्रोकरेज दो। ब्रोकरेज दो, हाँ बिल्कुल। तो यही है, और देते हैं लोग, देते हैं। हाँ, देना ही पड़ेगा उन्हें। वो लोग बाहर से, चलो हम तो दिल्ली वाले हैं, चलो कोई नहीं, अपने घर से अप डाउन कर लेते हैं, सोचने में आता है। अब जो लोग बाहर से आते हैं, जैसे बिहार से लोग हो गए, बहुत दूर से हो गए, तो भाई उन्हें तो लेना पड़ेगा। यस मैम। मैम तो कहीं और भी तो रह सकते हैं, हमारे इलाके में तो रूम बहुत सस्ते सस्ते हैं। इस साइड आ जाओ। तुम्हारा ईस्ट। इलाका दूर पड़ जाता है ना। ये नहीं, वो यही है ना, बच्चे तो कोचिंग के जस्ट पास में ले ले, 10 मिनट बच जाए, 10 मिनट में पहुंच जाए, तो ये सब नहीं, तो गलत है। अब तो मैम मेट्रो कनेक्टिविटी है, तो अगर बच्चे कहीं भी दिल्ली में रह रहे हो मेट्रो से आ सकते हैं। पहुंच सकते हैं भाई, अब तो पहुंच सकते हैं, अब तो कोई दिक्कत ही इशू है ही नहीं। पर बच्चों के माइंड में पता नहीं क्या है कि कोचिंग बस 5 मिनट में कोचिंग चले जाते हैं। भाई तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, तुम 24 घंटे नहीं पढ़ सकते। और जो 24 घंटे पढ़ भी रहा है ना, वो फिर पता नहीं क्या ही पढ़ रहा है। मैं तो बिलीव नहीं करती कि ये 16 घंटे जो लोग बोलते हैं कि मैं 16 घंटे पढ़ता हूँ, तुम लोग भी ऐसे ही हो क्या 16 घंटे पढ़ने वाले? नो मैम। नो मैम। हाँ, तो देखो यार, पढ़ाई तो मैम 4 जरूरी है, पर घंटे के पढ़ाई बाद के मुझे साथ डांट बहुत सारी चीजें हैं। मैम लेकिन एक बात मैं सोच रहा था कि अभी तक आई थिंक मिलियंस ऑफ आईएएस अफसर ओल्ड राजेंद्र नगर से निकले होंगे, लेकिन इन बच्चों के सामने कोई भी आके खड़ा नहीं हुआ कि मतलब मैं इसी कम्युनिटी का एक हिस्सा था तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए। राइट, मतलब कोई बच्चा नहीं आ रहा उसको सपोर्ट करने, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि जो भी बच्चे आईएएस ऑफिसर्स बने हैं उनमें से हाँ, कोई भी आईएएस ऑफिसर सपोर्ट करने नहीं आया जो उस कम्युनिटी का पहले हिस्सा था कि मैं इन बच्चों को सपोर्ट करता हूँ, इन बच्चों की आवाज आगे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट तक हाँ, पहुंचाता हूँ। और कोई भी ऐसा एक्शन भी नहीं लिया गया आज तक कि कोचिंग सेंटर्स में वो खुद हाँ, बैठते हैं, खुद देखते हैं कि कोचिंग सेंटर्स का क्या हाल है, उसके वही ऊपर तो, कोई नया रूल आया, उस पर कोई रूल नहीं आ रहा, कोई रूल कोई नहीं आ रहा। रेगुलेशन। राइट, ट्रू। मैम करप्शन ही है सिस्टम में। हाँ, चलो आ जाओ अपने टॉपिक पे। तो अभी हम लोग करेंगे आरसी सर्किट। कल आरएल सर्किट देखा था, तो आरसी सर्किट में क्या है, मान कि आपके पास एसी वोल्टेज के साथ हमने रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों को लगा दिया, ठीक है। अब मैंने बोला कि इस सर्किट में जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, ये करंट है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो वोल्टेज है वो मुझे पता नहीं है कितनी है, पर मैं मान के चल रही हूँ यहाँ पे जो पीक वोल्टेज है मैं मान रही हूँ वी नॉट है, V इक्वल टू वी नॉट। अभी ना फेस पता, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। अब देखो ये रेजिस्टेंस के पास जब ये करंट आई जाएगा तो क्या रेजिस्टेंस यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो मैं मानती हूँ यहाँ पे जो मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मैंने वो माना, वो है वी नॉट आर, ठीक है। ऐसे ही कैपेसिटर के पास सेम करंट जा रहा है, देखो मैग्नीट्यूड वाइज सेम करंट जा रहा है आई, तो कैपेसिटर के पास जब भी सेम करंट आई जाएगा तो मैंने बोला कि कैपेसिटर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप कराएगा। तो उस पोटेंशियल की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैंने बोला कि वो कितना है, वी नॉट सी मान, ठीक है। अभी क्या करना है, ये जो वैल्यूज हैं ये तो मैक्सिमम वैल्यूज हैं जो हम बोलते हैं वी मैक्स, कि भाई रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पीक वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, दिस इज वी नॉट आर। अभी मुझे बताओ कि टाइम के साथ साथ अगर मुझे लिखना है तो कैसे लिखोगे? क्या अब तुम्हारे पास करंट की वैल्यू है, करंट का साइन है कि साइन ओमेगा टी से करंट फ्लो कर रहा है और आई नॉट वैल्यू है। रेजिस्टेंस में और करंट में क्या कोई फेज डिफरेंस होता है? कल वाले बच्चों जिन्होंने कल पढ़ा है बताओ क्या आनी चाहिए यहाँ पे। इस तरीके से लिखते हैं, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी।
तो मुझे अब बताओ, मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज जो लिखूं वो किस तरीके से लिखूं? वी आर टी, मैक्सिमम वोल्टेज कितना है? वी नॉट आर, जो तुमने माना है। अब देखो, तुमने कल मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज के अक्रॉस कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। तो मतलब जो करंट का फेज है वही रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी उसका फेज होगा। तो कितना है? साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी लिख दिया। अब बात करो इस कैपेसिटर की। अब कैपेसिटर के पास करंट आ ही जा रहा है, तो वोल्टेज मैक्सिमम तो वी नॉट सी है। तो अब मुझे बताओ, जो कैपेसिटर के अलोंग जो वोल्टेज आएगी, जो टाइम के साथ वेरी करेगी, क्या उसमें और इस करंट में क्या फेज डिफरेंस आएगा? यस मैम। यस। हाँ, तो अब मुझे ये बताओ, कैपेसिटर के केस में कौन लीड करता था? करंट। हाँ, कैपेसिटर के केस में आई लीड करता था बाय π/2। तो अभी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कैसे लिखूं? वो वी नॉट सी, ये कितना है? साइन ओमेगा टी। तो यानी करंट लीड कर रहा है, तो वोल्टेज को आप कैसे लिखेंगे? -π/2। तो अभी जो कैपेसिटर में करंट गया है आई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो वोल्टेज इसके अक्रॉस है वो कितना है? उस करंट से π/2 पीछे है। ठीक है, लैग कर रहा है वोल्टेज। सही है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? जो ये वैल्यूज लिखी है, ठीक है। नो मैम। हाँ, अब देखो, आपने रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज थी वो लिख ली, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज थी वो लिख ली, पर मेरे को क्या निकालना है कि जो ये जो मेन जो सप्लाई है, एसी सप्लाई, इसकी वोल्टेज की इक्वेशन क्या है, मुझे वो चाहिए। तो वो कैसे लिखेंगे? देखो, अभी मैंने कल भी डिस्कस किया था कि अगर मैं डीसी सप्लाई लेती हूँ, अगर एक रेजिस्टेंस मेरे पास R1 है, दूसरा रेजिस्टेंस मेरे पास R2 है, तो बाहर की जो, सॉरी डीसी नहीं है ये, डीसी, अब मैं बोलती हूँ यहाँ पे जो वोल्टेज का लॉस हुआ है, ड्रॉप हुआ है, वो V1, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है V2। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये बैटरी कितने वोल्ट की है, तुम क्या बताओगे? V1 + V2। V1 + V2, वेरी गुड। यहाँ पे तुमने क्या किया? डायरेक्ट ऐड कर दिया है ना, कि भाई ये मेरी इतना वोल्टेज R के अक्रॉस ड्रॉप हुआ, इतना R2 के अक्रॉस ड्रॉप हुआ। तो जो डीसी की वोल्टेज आई वो इन दोनों का एडिशन ही आएगी, इससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकता। तो ऐसा ही सिमिलरली इसके साथ होगा। तो तुमने यहाँ पे R के पास लिखा कि वोल्टेज ड्रॉप कितना है? V नॉट R। C के पास जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है मैक्सिमम V नॉट C। अब क्या यहाँ पे मैं डायरेक्ट एडिशन कर सकती हूँ? नो मैम। दोनों की वोल्टेज नो मैम। डायरेक्ट एडिशन नहीं होगा, क्योंकि दोनों में फेज डिफरेंसेस हैं। कैपेसिटर और तुम कैपेसिटर रेजिस्टेंस की वोल्टेज देखो, कितने फेज डिफरेंस है दोनों में? π/2। π/2 का, वेरी गुड। तो अगर फेसर डायग्राम बनाओ, इन दोनों के बीच में कैसे बनेगा? ये V नॉट R, अच्छा V नॉट R, V नॉट C से 90 डिग्री आगे है या पीछे है? पीछे है, पीछे। पीछे है, तो यानी पीछे। हाँ, तो डाउनवर्ड्स में ग्राफ आएगा। तो ग्राफ अगर मैं बनाऊं, अगर ये मेरा V नॉट R है, तो V नॉट C मेरा इससे 90 डिग्री पीछे आएगा। ठीक है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो मुझे मिलेगा, V नॉट R और V नॉट C का जो रिजल्टेंट है वो कौन सी वोल्टेज है? V नॉट। यस मैम। ठीक है, मैं मान लेती हूँ ये V नॉट R से 5 आगे है। देखो, है ना? अब देखो, तुम खुद देखो, रेजिस्टेंस तो V नॉट R का जो है, V नॉट R के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो तो I के बराबर है। दोनों का फेज डिफरेंस I नॉट और V नॉट R इनका सेम है, बट जो V नॉट C है वो 90 डिग्री आगे चल रही है। तो इस सिस्टम की जो वोल्टेज आएगी वो या ना तो 0 होगी या ना 90 होगी, इन दोनों के बीच में कहीं पे आएगी। यस और नो? जो फेज डिफरेंस आएगा वो V नॉट R और V नॉट C के बीच में कहीं आएगा। V नॉट कह रहा है कि मैं तो चाहता हूँ ये वोल्टेज 0 डिग्री हो जाए, V नॉट C कहेगा ये मेरे बराबर आ जाए, 90 डिग्री नीचे हो जाए। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में समझौता होगा और वोल्टेज इन दोनों के बीच में आएगी, जिसे मैंने बोला रिजल्टेंट वोल्टेज V नॉट। इतना बराबर है सबको? यस मैम। V नॉट कैसे निकालेंगे? V नॉट स्क्वायर
इक्वल्स टू वी नॉट आर स्क्वायर प्लस वी नॉट सी स्क्वायर। वेक्टर एडिशन लगा दिया मैंने, लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते, लगा दिया, वी नॉट निकला वी नॉट आर स्क्वायर प्लस वी नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो वी नॉट आर के पास मुझे बताओ रेजिस्टेंस के पास मैक्सिमम करंट कितना है, पीक करंट, रेजिस्टेंस के पास पीक करंट कितना है? रेजिस्टेंस के पास पीक करंट भाई आई नॉट है पीक करंट, और वोल्टेज कितना है इसके पास पीक वी नॉट आर, इसके पास रेजिस्टेंस कितना है आर, तो आई इक्वल्स टू वी बाय आर का फॉर्मूला लगाया, यहां से वी नॉट कितना आ गया, आई नॉट आर। ठीक है, ये क्या मिल गया तुम्हें, वी नॉट आर की वैल्यू। सिमिलरली तुम वीओसी निकाल सकते हो, वीओसी किसके बराबर आ जाएगा, वी इक्वल्स टू आई आर होता है। ठीक है, वी इक्वल्स टू आई, वही फॉर्मूला लगाना है। अब कैपेसिटर के पास करंट कितना जा रहा है, आई, इस आई का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना है, आई नॉट, मैंने आई नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया। कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस एक्सी, पढ़ा था ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। इंडक्टर के केस में एक्सएल और कैपेसिटर के केस में एक्सी, तो ये क्या हो गया एक्सी, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो दोनों की, ये हो गया आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर, ये हो गया प्लस आई नॉट स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ो। अभी वी नॉट कितना आ गया, आई नॉट स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये आया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। वी नॉट कितना आ गया, सेम कल जब एलआर सर्किट कराया था उसी की तरह ही है भाई। ओके डन मैम। तो यहाँ से आई नॉट बाहर ले लिया, तो क्या बचा है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी का रूट। तो ये क्या है, इस सर्किट का इम्पीडेंस, यानी इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, जो ये आरसी सर्किट तुमने बनाया है, इस सर्किट के पास टोटल कितना रेजिस्टेंस है, कितना आर का भी आएगा और सी का भी आएगा। अब तुम दोनों को डायरेक्ट ऐड तो कर नहीं सकते भाई, फेज डिफरेंस, फेसर डिफरेंस है इनके पास, तो कितना आया इनके पास, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी। तो इसको क्या बोल सकती हूँ मैं, इस सर्किट का रेजिस्टेंस, जिसको जे से डिनोट करते हैं, जे क्या है, इम्पीडेंस, जेड 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 इम्पीडेंस किसके बराबर आया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, वी नॉट कितना हो गया, आई नॉट बाय सॉरी आई नॉट जेड। ठीक है भाई, वी नॉट की वैल्यू तो आ गई, वी नॉट की वैल्यू तो आ गई, आई नॉट जेड। ठीक है, अभी बात करते हैं फेज डिफरेंस की, कि फेज डिफरेंस कितना आना चाहिए। फेज डिफरेंस देखो मुझे बताओ, जो वी नॉट है, अगर वी नॉट मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखो वी को मैं लिखती हूँ, वी अगर टाइम के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओके रुको, क्या अब ये वोल्टेज तुम मुझे बताओ, वी नॉट आर के पास कितना वो था, साइन ओमेगा टी का। अब जो ये वोल्टेज है वी नॉट आर से कितना पीछे है, -π/2। हाँ हाँ, वी नॉट कितना पीछे है, 5, यानी जो करंट है उससे जो तुम्हारी नेट वोल्टेज है वो कितनी पीछे है, 5 पीछे है। तुम्हारे पास ये कितना है साइन, या तो तुम रेजिस्टेंस से देख लो या करंट से, क्योंकि रेजिस्टेंस में एक चीज अच्छी है कि दोनों सेम ही फेस पे हैं, तो तुम रेजिस्टेंस में किसी भी चीज से कंपेयर कर सकते हो, करंट भी और वोल्टेज भी दोनों सेम फेस में है, तो इसलिए मैंने वी और आई दोनों साथ में लिखा है। तो देखो कितना है, साइन ओमेगा टी, पर साइन ओमेगा टी से 5 पीछे है ना, भाई ये आई कितना था, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये साइन ओमेगा टी से 5 पीछे है, तो मैंने 5 लिख दिया, -5 लिख दिया। वी नॉट तो तुमने निकाल ही लिया, आई नॉट जेड, तो इसको वी नॉट ही रहने देते हैं। अब तुम्हें चाहिए 5 फेज डिफरेंस है, 5 कैसे निकालें, 5 चाहिए, अब 5 निकालो,
कैसे निकालोगे? कल वाले बच्चों बताओ, कल निकालना सिखाया था 5। 10 हाँ परपेंडिकुलर पॉइंट। हाँ, जैसे ये V नॉट R है, अभी तुम्हारे पास ये डायग्राम यहाँ पे ऐसा है, V नॉट R है, ये V नॉट C है, यहाँ पे कहीं तुम्हारा V नॉट आया है, ये फाई डिफरेंस का फेज। अब देखो मैं इसको किस तरीके से और लिख सकती हूँ, V नॉट R को क्या लिख सकते हैं, I नॉट R। आई नॉट। तो मैं यहाँ पे मान लू रेजिस्टेंस है V नॉट तो I नॉट R, तो ये I नॉट R हो गया, ठीक है। V नॉट C को I नॉट XC, तो ये I नॉट का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, तो किस किस के बीच में ग्राफ है, ये R और XC के बीच में। और यही तुम्हें क्या दे रहा है, R और XC यानी रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो नेट आया है उसी को क्या बोला है, इम्पीडेंस। तो इनका रिजल्टेंट तुम्हें क्या दे रहा है, इम्पीडेंस। ये भी कितना पीछे है, 5। तो देखो 10 5 कितना आ गया, इस XC को उठा के यहाँ लगा दो, XC बाय आर। तो ये तुम्हारा फेज डिफरेंस निकालने का तरीका। तो जो फेज डिफरेंस आए वो इस वैल्यू में पुट कर दो, तुम्हें क्या मिल जाएगी, इस सर्किट का पोटेंशियल मिल जाएगा, कि सॉरी वोल्टेज मिल जाएगी कि कितनी वोल्टेज है और क्या उसके बीच में फेज डिफरेंस है। और तुम लोग इतना कंफ्यूज हो रहे हो ना, इसमें देखो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, इसमें दो चीजें, एक तो पीक वैल्यू तुम्हें चाहिए, दूसरा चाहिए फेज डिफरेंस। पीक वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी अगर इम्पिडेंस पता है, फॉर्मूला पता है, इस तरीके से। दूसरा है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कैसे निकलेगा, रेजिस्टेंस के वोल्टेज देखो या करंट देखो, पर ये पता होना चाहिए कि कैपेसिटर के केस में क्या आया, -5। इंडक्टर में कल क्या आया था, देखो +5। यहाँ पे देखो ये 5 जो है ये ऊपर की तरफ है, ये यहाँ पे ये 5 इंडक्टर के केस में ऊपर आया है, एक्सेल के केस। तो ये कितना आया था तुम्हारा, +5। +5। ये कहाँ गया, अब V निकाला था जो कल हमने, V नॉट, ये रहा। ये तो R और L का लिखा है, यहाँ पे V I नॉट साइन ओमेगा टी, Z इज द इम्पीडेंस I नॉट Z। कल क्वेश्चन में सिखा दिया मैंने तुम्हें शायद। तो यहाँ पे जब लिखोगे ये वोल्टेज जब निकालोगे यहाँ पे, तो ये क्या आएगी, V नॉट साइन ओमेगा टी +5 आएगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नहीं लिखा, साइन ओमेगा टी +5। करंट कितना था, ओमेगा टी, तो करंट से वोल्टेज आगे रहेगी, क्योंकि इंडक्टर के केस में कौन आगे रहता है, वोल्टेज। तो देखो इंडक्टर के केस में वोल्टेज आगे थी, तो वोल्टेज कितने से आगे थी, 5 से। 5 तुम निकालोगे एक्सएल बाय आर करके, यहाँ पे करंट आगे है तो वोल्टेज पीछे है, तो वोल्टेज कितना पीछे हो गया, -5। 5 कैसे निकालोगे, एक्सी बाय आर करके। इतना ही है, ज्यादा कंफ्यूजन की बात ही नहीं। अभी क्वेश्चन करो, उससे थोड़ा और अच्छे से क्लियर आएगा। आई होप मेरे पास उसका क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगी कल की तरह, आज तुम खुद करो। ये 3 ओम है, ये तुम्हारे पास 2.5 है कैपेसिटर की वैल्यू, ये यहाँ पे एसी वोल्टेज है। तो अभी देखो मैंने तुम्हें करंट से कराया था क्वेश्चन, करंट लेके यहाँ पे करंट मान के चली हूँ। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा डिफरेंट करते हैं, मैं वोल्टेज की वैल्यू तुम्हें बताती हूँ। V नॉट साइन, V नॉट की वैल्यू है 10, साइन 10⁴ t +30 डिग्री। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है XC बताओ, दूसरा क्वेश्चन है Z बताओ, तीसरा क्वेश्चन है मुझे मैक्सिमम करंट बताओ सर्किट का, चौथा क्वेश्चन है मुझे करंट को IT की फॉर्म में, यानी जो ये इक्वेशन है ये लिखो करंट की IT की। पांचवा मुझे बताओ जो अभी रेजिस्टेंस की ये रेजिस्टेंस की जो इक्वेशंस लिखी है ना, ये लिखो। करंट की जो इक्वेशन है ये लिखो,
और इसमें जो कैपेसिटर की जो इक्वेशन है टाइम के साथ वो लिखो, और बस ये लिखो। और आईसी भी लिखो, वीसी के साथ साथ आईसी भी लिखो, ठीक है। आईआर इसलिए नहीं दिया क्योंकि वीआर और आईआर में सेम फेस ही रहेगा। करिए, इससे ज्यादा तो क्या ही पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा तुम्हारे यहाँ से। हेलो, क्लास चल रही है, मैं करती हूँ बात। ठीक, एक्सी बताओ कितना आया। 2.5 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, एक्सी कितना है तुम्हारा, कैस कौन सा फॉर्मूला लगाया, 1/ओमेगा c। ओमेगा कितना है, 10⁴। कैपेसिटर कितना है, 2.5। कितना आएगा? 2.5 इंटू 10 अच्छा सॉरी, ये माइक्रो में है, माइक्रो फैराड है। आई एम सॉरी, अभी करो। 10⁻⁻6। तो 1/2.5 इंटू 10⁻⁻2, 100/2.5, 40। 1000/5, 40। वेरी गुड। तो ये आया 40 यूनिट, बोलो 40 वॉट क्या है, 40 40 क्या भाई, रिएक्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम है। कल एक्सेल ऐसे सुन हो गए थे, एक्सेल क्या है, ये भी ओम है, एक्सी भी क्या है, ये भी ओम है, तो सारी यानी रेजिस्टेंस ही है। ठीक है, वेरी गुड। अभी इम्पीडेंस निकालो, इम्पीडेंस की यूनिट क्या आएगी बताओ, इम्पीडेंस की यूनिट क्या लिखूं, ये भी ओम ही आएगा। क्या था, आर स्क्वायर R² प्लस x स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितना है, 3² 9। ये कितना है, 40। 40 आया है क्या, 4 आ रहा है यार, 40 तो नहीं आ रहा, तुमने क्या किया। मैम 40 आ रहा है। और 10⁻⁻2 1/2.5 पर 100.5 ठीक है। तो ऐसा करो जिससे 40 आ रहा है तो 49 हो गया है ना, चलो अब इजी हो जाएगा। तो कितना आ गया अब, 7। 7। मैम 40 की स्क्वायर नहीं होगी। ओ 40 का स्क्वायर होगा तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर तो। यस देखना इसका मैम 1609 आ रहा है। इसका रूट होता है कुछ 1609 का। नो मैम, तो ऐसे अप्रॉक्स काम, में आएगा। कितना आ रहा है, मैम 40 पॉइंट कुछ ही आएगा। हाँ तो चलो z को तुम 40 ले लो ना, फिर ये इसके कंपैरिजन में 9 क्या हो जाएगा, 40 पॉइंट समथिंग, तो 40 लेके चलो, अभी समझने का जरूरत है। तो कितना आ गया, 40 ओम, ठीक है। आगे चलो, अगर इस 2.5 को 25 कर दें तो कितना आ जाएगा, 25 माइक्रोफैराड कर दें मैम तो 4 हो जाएगा। मैम तो तो ये 4 हो 4, जाएगा। हाँ तो ये 4 हो गया, ठीक है। तो अभी करना कितना आ जाएगा, 9 मैम + 5 हो 16। जाएगा फिर। हाँ तो अब सही है, अब इसको 5 ओम कर लो, अब ठीक है, ऐसे कर लो।
अब समझाना है ना, अगर ये पॉइंट्स में चलते रहेंगे लेंथ हो जाएगा। थर्ड निकालो, आई टी की वैल्यू निकालो। अच्छा अभी तो आई नॉट निकालना है, पी की वैल्यू निकालो, आई नॉट है, तो इसको 25 बना देंगे। करिए, अगले पेज पे आई नॉट यानी पीक वैल्यू कैसे निकालेंगे? पीक वैल्यू ऑफ वी नॉट डिवाइडेड बाय सर्किट का रेजिस्टेंस। आर क्यों लेंगे भाई? वी नॉट पीक वैल्यू है, आई नॉट, तो पीक वैल्यू अगर तुमने वी नॉट यहाँ से उठाओगे तो सर्किट का रेजिस्टेंस चाहिए पूरा, तो हाँ इम्पीडेंस है, तो 10/3। वाओ 3। मैम 5 होगा ना, 10/5। आर ले लिया था मैंने। आर कल भी यही गलती करते भाई, आर क्यों? ये पीक का मतलब है कि इस पूरे सर्किट में जो करंट है आई वो कितना है? आई नॉट आई नॉट कैसे निकालोगे? इस सर्किट का पीक वोल्टेज, तो इस सर्किट का पीक वोल्टेज यहाँ से उठाया 10, और इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है? इम्पीडेंस जो तुमने ये 5 निकाला है, 2 आएगा टोटल। हाँ, तो कभी जब ये पीक की बात हो तो कभी भी अलग अलग मत लेना, 3 और ये आगे आगे नहीं, पूरा सर्किट का तुमने निकाला है जेड, उसका क्या फायदा है? फिर ये कितना आया? 2 ओम। अब निकालो आई टी, मतलब इसी का आई टी की फॉर्म में निकालो, एम्पियर आएगा मैम। हाँ कितना आएगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी लिख देती हूँ। अब अपने आप देख लो क्या माइनस करना है क्या प्लस करना है। आई नॉट भी बता देती हूँ, चलो आई नॉट 2 है और साइन ओमेगा टी। अब आगे देख लो क्या करना है। ये रहा सर्किट एक बार और देख लो। इस सर्किट में वोल्टेज ऑलरेडी 30 डिग्री ज्यादा है, तो इस सर्किट में जो करंट है वो कितना ज्यादा, पहले तो ये बताओ कि इस वोल्टेज से ज्यादा होगा या इस वोल्टेज से कम होगा करंट? बोलो। कम होगा मैम। आरसी सर्किट है, कैपेसिटर लीड करेगा, तो कैपेसिटर चाहता है कि करंट क्या करे? डोमिनेट करे। कितने डिग्री से? 90 डिग्री से। कैपेसिटर चाहता है करंट 90 डिग्री से डोमिनेट करे, पर कैपेसिटर अकेला नहीं है, उसके साथ रेजिस्टेंस भी है, तो वो कह रहा है 90 डिग्री से तो नहीं होने दूंगा, कहीं बीच का निकाल लो जो कि फाई है। तो अभी ये बताओ कि ये करंट जो फाई है वो इस वाली बी में प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस। अच्छा, करंट लीड कर रही है या वोल्टेज? आई लीडिंग है या बी? मैम आई लीडिंग। तो वोल्टेज तो तुम्हारी ऑलरेडी इतनी है, तो मतलब आई इससे तो कहीं ज्यादा फेज डिफरेंस पे है। यस तो मैम। क्या लिखोगे? तो साइन ये आया 2 साइन 10⁴t प्लस 30 डिग्री। मुझे नहीं पता कितने से लीड कर रहा है, पर लीड कर रहा है कितने से? +5 से। अब दो चीज है, एक तो इस पूरे सर्किट का वोल्टेज और एक इस पूरे सर्किट का करंट। सुनो, दो चीज है, एक तो इस पूरे सर्किट की वोल्टेज और एक इस पूरे सर्किट का करंट। वोल्टेज तुम्हें गिवन है। अब ये सर्किट आरसी सर्किट है, अगर खाली कैपेसिटर होता तो तुम डायरेक्ट +90 कर देते करंट में, पर यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, तो रेजिस्टेंस क्या कह रहा है? कहीं बीच में जाके वैल्यू आएगी, तो कितना बीच में जाके? वो कहाँ से मिलेगा? फाई से। तो करंट वोल्टेज से फाई ज्यादा है ना, बी कितना था तुम्हारा? देखो अब ये सर्किट का वोल्टेज और ये इस सर्किट की करंट, +5 ज्यादा है। फाई कैसे निकालेंगे? 10 XC/R। वेरी गुड, XC/R। तो XC कितना आया है? 5। रेजिस्टेंस कितना है? 3। हाँ, तो 5/3 10 कहीं पे बनता है मैम 45 मैम समथिंग होगा। 37। मैम XC तो 4 आया था ना।
एक्सी कितना आया है अभी? हाँ सॉरी, एक्सी 4 आया है, राइट, एक्सी 4 आया, 4/3। तो 4/3 आई थिंक किसी का तो वो होता है एंगल परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 4 है, तो यानी ये कौन सा एंगल बन रहा है? 53 डिग्री का। 53 डिग्री। तो तुम्हारी अब करंट की वैल्यू कितनी आ गई देखो, साइन 10⁻4 t प्लस 30 डिग्री प्लस 53 डिग्री, 83 डिग्री। हाँ तो यानी 83 डिग्री से मतलब 53। अब देखो 90 डिग्री से तो लीड नहीं कर पाया क्योंकि रेजिस्टेंस भी है, रेजिस्टेंस का भी तो कुछ इफेक्ट आएगा। अगर खाली कैपेसिटर होता तो करंट 90 डिग्री से लीड कर जाता, ठीक है, तो तुम डायरेक्ट 90 कर देते, बट यहाँ पे ये आरसी है तो करंट को भाई 90 से नहीं करा सकते, तो किसी फाई से लीड कराएंगे, तो वो फाई तुम्हें कहां से मिलेगा? 10 फाई से, बस इतना ही है इसमें। अच्छा, अभी चौथा तुम्हारा सवाल है, मुझे रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज टी पे डिपेंड कर रही है वो उसकी वैल्यू बताओ। हाँ 3। नंदनी तुम कौन सा फिजिक्स पढ़ के आ रही, मुझे तो ये बताओ, कल से ये लड़की उल्टे उल्टे जवाब दे रही है। 3, 5 कुछ भी, मतलब कुछ भी बोल रही है, क्या कर रही हो? VRT। अच्छा अभी नंदनी बताएगी, कोई नहीं बताएगा। नंदनी ये बताओ कि जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट आएगा उसका जो फेज डिफरेंस, हाँ उसमें जो फेज डिफरेंस आएगा वो हम इस वाली वोल्टेज के साथ वाला लेंगे या तुम इस करंट वाले के साथ वाला लोगे? भाई तुम V0R तो सब बता देंगे, V0R में तो मुझे पता है तुम सब हाई हो, सब बता दोगे। ये बताओ साइन के साथ अब कौन सा एंगल लगाओगी? ये 10⁻4 टीवी, चलो सब बता देंगे। 53 डिग्री लेना चाहोगे या 83 डिग्री लेना चाहोगे? सोच समझ के एनालाइज करो, इतनी जल्दी मत बोलो, सोचो समझो एनालाइज। मैंने यहाँ पे V0R के साथ क्या लिखा था? साथ में I0 यानी I लिखा था, आ गया I लिखा है यहाँ पे। तो क्या लेंगे, I वाला लें या B वाला लें? मैम आई वाला। I वाला, वेरी गुड। तो कितना आएगा यहाँ पे भी? 83 डिग्री, क्योंकि जो वोल्टेज के अक्रॉस जो ये वैल्यू आई है VRT यानी जो टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज है वो डिपेंड किस पे करेगी भाई? करंट पे। जो यहाँ पर करंट पहुंच रहा है, ये वोल्टेज है, ठीक है, इससे क्या मतलब? इसके पास तो कौन आ रही है? करंट की वैल्यू आ रही है। तो अब इसमें जो वोल्टेज आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा? इसके पास जो करंट आया है, तो इसके पास करंट कितना आ रहा है? ये प्लस 83 डिग्री, तो क्या लिया है? 83 डिग्री, ठीक है। अगर मैं पूछूं IRT बताओ तो कैसे बताओगे? I0R साइन कितना लिखूं? 53 मैम प्लस 53। 53 क्यों लिखूंगी भाई? रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट दोनों सेम है, तो जो रेजिस्टेंस की वोल्टेज 83 डिग्री है तो करंट भी सेम ही आएगा। कितना? 83। 83। ओके वेरी गुड। ठीक है, सही लिख, कोई गड़बड़ नहीं, सही आंसर। वेरी गुड बच्चों, हमने सही किया है। तो अभी एक चीज देखो, रेजिस्टेंस के लिए तुम्हारे पास एक चीज सॉर्टेड हो गई, क्या? रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज करंट दोनों का फेज डिफरेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? इस सर्किट के करंट पे, इस सर्किट के फेज पे पूरा। और तुम्हें पता है उस सर्किट का फेज +5 करना है, तो यानी दोनों सेम फेज डिफरेंस में है, ठीक है। V0R I0R निकाल लोगे? यस मैम। V0R कैसे निकालोगे? I0 कितना है? 2।
रेजिस्टेंस कितना है 3, तो V नॉट आर आ गया तुम्हारे पास 6 ओम, सॉरी 6 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना 6। आई नॉट आर कैसे निकालोगे? V नॉट आर कितना है 6 डिवाइडेड बाई 3, मतलब करंट तो सेम ही रहने वाला है, कितना 2। क्या भाई, यानी करंट तो वही रहेगा जो सर्किट का आया है भाई, 2 sin 10 4 प्लस 83 डिग्री, सेम एज इट इज। जो सर्किट का करंट है वही तुम्हारे रेजिस्टेंस का करंट है। पर अब एक बार कैपेसिटर में चेक करो, क्या कैपेसिटर में वही करंट आएगा जो सर्किट का करंट है? कैपेसिटर में निकालो, अब VCT निकालो और ICT निकालो। मैं सोच के आई थी तो मैं आज LCR भी करा दूंगी जब तीनों को साथ मिलेंगे। अब इसको तुम आराम से करो और मुझे बताओ। ये इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? ये जो ग्रुप पे 52 क्वेश्चन है, क्या ये वर्टिकल के साथ लिया हुआ है बस? मैम हो गया वो। ठीक है। मैम मैंने एक ग्रुप में क्वेश्चन डाला था, अभी तक सोल्यूशन नहीं आया। कौन सा क्वेश्चन? मुझे तो एक ही क्वेश्चन दिख रहा है जो जतिन ये पूछ रहा है बार बार। मैम 2 दिन पहले डाला था। मैम 2 दिन पहले डाला था। ये ग्रुप में जो भी 2 दिन पहले डाला था, रजत ने भेजा था क्या? उसने डाला था, एक बार बोलना, नाम बोलना। मैम नितेश। नितीश ने, नितेश ने कौन सा क्वेश्चन पूछा था? भाई मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा, तुम्हारा कौन सा सवाल है? प्रोजेक्टाइल का है क्या कुछ? यस मैम। या अभी तो डाला है तुमने जिसका ये आंसर कर रहे हैं ये लोग? तुम ये जितने भी क्वेश्चन पूछते हो ना, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका कुछ ना कुछ क्लास में डिस्कस ऑलरेडी हो चुका होता है, फिर भी पता नहीं क्यों पूछते हो। ये सुप्रीति लड़की किस ग्रुप में है? इसमें तो इसमें है क्या सुप्रीति? नो मैम। नीतीश तुम अपना क्वेश्चन एक बार दोबारा भेज दो। ओके मैम।
Fine. पता नहीं कहाँ बिजी हो जाते हो। पता है और बैचेस में ये एसी करंट हो भी चुका है, ये एसी मेरे एक बैचेस में रह रहा है। पता नहीं तुम लोग कितना स्लो क्यों चल रहे हो। मैं पढ़ाती हूँ, मुझे तुम्हारी ऐसी शक्लें दिखती हैं कि पता नहीं क्या कौन सा इतना टफ काम करा दिया। मैम मैंने देखो डाल दिया है। अभी वीसीटी की वैल्यू मुझे रजत बताएगा, रजत बताओ, और आईसीटी का मुझे शाश्वत बताएगा वैल्यू। यही वाला क्वेश्चन तो डिस्कस कर रहे हैं ये लोग ग्रुप पे। नितेश, इसमें क्या ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। दो प्रोजेक्टाइल है, दोनों को 45 डिग्री और 60 डिग्री से ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है, ठीक है, विद वर्टिकल। अगर ये तो देखो कैसे करना है, ठीक है। ए प्रोजेक्टाइल ए एंड बी आर थ्रोन एट एंगल विद वर्टिकल, यानी दो प्रोजेक्टाइल्स को थ्रो किया गया है। प्रोजेक्टाइल ए आर थ्रोन एट एंगल 45 डिग्री। अगर वो वर्टिकल के साथ 45 डिग्री बना रहे हैं तो तुम्हें टेंशन मत लो, हमने सीखा है वर्टिकल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये भी कितना हो जाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री, ठीक है। दूसरा प्रोजेक्टाइल क्या कितना एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है 60 डिग्री। तो यानी दूसरा प्रोजेक्टाइल इसके साथ कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री। बस, तो एक के पास 45 डिग्री है, एक के पास 30 डिग्री है, विद वर्टिकल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। अच्छा, ये किसी टावर के ऊपर से फेंके गए हैं। इस टावर की हाइट 400 मीटर है, और इफ द रेंजेस एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट आर सेम, यानी दोनों की रेंज सेम है। अब तो क्या ही बचा, रेंज क्या होती है, रेंज का फॉर्मूला बोलो। u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g, ये बराबर हो जाएगा, मान लो u1 स्क्वायर इक्वल्स टू u2 स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। तो एक g से g कट गया, ये क्या आ गया u1 स्क्वायर बाय u2 स्क्वायर इक्वल्स टू, अच्छा a है ना, तो a भी मान लो, वरना मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। साइन 2 थीटा 45 डिग्री है ना, बस हो गया। अब क्या बचा इसमें, ये हो गया साइन 2 थीटा कितना है 30, तो यानी एक तो बन गया 90 डिग्री साइन का, और एक बन गया 60 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री 1 हो गया, और 60 डिग्री √3/2, यानी 2/√3 हो गई रेंज की वैल्यू। क्या निकालना क्या था, मैम इसका भी रूट हो जाएगा ना उसके लिए, क्योंकि हमने स्क्वायर लिया है। अच्छा, अभी ये देखो, ये वाली जो वेलोसिटीज है, ये वेलोसिटी u कौन सी है, जो नॉर्मल वेलोसिटी है, मतलब टोटल वेलोसिटी। अगर ये प्रोजेक्शन वेलोसिटी u है तो ये वही u है। तो u a बाय u b यहाँ से कितना आया 2/√3 का भी हाफ। मैम ये रेंज की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट वाले से हो जाएगा। इफ देयर रेंजेस एंड टाइम ऑफ फ्लाइट में 2u/g लगा लो, तो 2/g से 2/g कैंसिल। मैम 2u sin थीटा बाय g वाला। वही लगा रहे हैं। इससे हो सकता है u1/u2 साइन थीटा 145 डिग्री इज 1√2, और साइन ये हो जाएगा √3/2। मैम ऊपर sin थीटा 2 आएगा और नीचे sin थीटा 1। u1/u2, तो ये साइन 45 बनेगा ना। अच्छा रुको, ये 45, सॉरी यस मैम अपोजिट हो जाएगा। u1/u2, तो ये साइन 30 डिग्री √3/2 हो गया,
साइन 30 √3/2 नहीं होता, साइन 30 1/2 होता है भाई। यस मैम। हाँ, तो ये 1/2 हो गया। साइन 40 कितना हो गया, 1/√2। तो ये तुम्हारा आंसर 1/√2 आया, यानी U1/U2 का जो रेशो है वो 1/√2 है। मतलब रेंज से भी नहीं निकल रहा तो डायरेक्ट टाइम से निकाल लो। आंसर यही है क्या नीतीश इसका? यस मैम। तो अगर देखो वर्टिकल के साथ है तो तुम्हें वर्टिकल के साथ हमें नहीं पता क्या करना है, हमें हॉरिजॉन्टल के पास साथ पता है, क्योंकि हमने जो UI और UX मानी है वो किसके अकॉर्डिंग मानी है, हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग, है ना। तो इस चीज में यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, UI UX अकॉर्डिंग टू हॉरिजॉन्टल फ्रेम में हमने माना है। चलो अब बात आ जाती है रजत की। रजत, मुझे BCT की वैल्यू बताओ कितनी है, जल्दी से बता दो, खत्म करते हैं आज इसको। कोई और बता दो, रजत तो नहीं बता रहा। BCT किसके बराबर होगा, V0C साइन। अब देखो करंट के पास कितना फेज डिफरेंस है, प्लस ये प्लस 83 का, कहाँ गए, ये रहा। अब रेजिस्ट कैपेसिटर के पास इतना करंट आ रहा है, ठीक है, इतने फेज डिफरेंस का, वोल्टेज क्या हो जाएगी इससे, वोल्टेज क्या हो जाएगी इससे। अब सिर्फ कैपेसिटर को देखो, करंट कितने, करंट के तो इतना आ रहा है, तो अब वोल्टेज क्या चाहेगी, मैं इससे कितना डिग्री पीछे जाऊं, 90 डिग्री। तो अब इंडिविजुअल देखोगे तो V0C साइन 10/4t प्लस कितना है, करंट कितना है तुम्हारा 83 डिग्री माइनस 90 डिग्री। V0C निकालोगे I0XC करके, I0XC कितना है तुम्हारे पास 2 और XC की वैल्यू कितनी आई है 5, तो ये हो गया तुम्हारे पास 10 साइन 10⁴t प्लस 83, ये हो गया माइनस 7 डिग्री। कैपेसिटर के पास इतना है। करंट कैसे निकालोगे, ICT कितना हो जाएगा इसके पास, I0 साइन 10⁻t कितना लिखूं बोलो, वोल्टेज से कितना आगे जाएगा करंट, 90 डिग्री। ये चीजें रट लो बस। अब या तो -7 प्लस 90 कर दो, तो कितना आ गया, ये 83 डिग्री आ गया। तो अब देखो, अब यहाँ से तुम्हें क्या पता चला कि पूरे सर्किट में जो करंट है वो सेम फेस पे है। देखो यहाँ पे कितना करंट है पूरे सर्किट का, 83 डिग्री है ना। रेजिस्टेंस में कितना करंट है, 83 डिग्री। IC के पास कितना करंट है, 83 डिग्री। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो, अगर सीरीज में तुम्हारे पास दोनों चीजें हैं तो वहां पे करंट भी किस में आ रहा है, सेम फेस में आ रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो यस मैम। इसको अभी एक काम करो, बस जितना यहाँ पढ़ रहे हो उतना पढ़ लो, एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब एक बार देख ले, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, बाय बाय। बाय मैम। गुड नाइट मैम। बाय मैम। थैंक यू मैम। साजन क्या कह रहे हैं, कोचिंग सेंटर्स बंद कराएंगे, उससे ये कोई फायदा थोड़ी है भाई, कोचिंग सेंटर्स बंद करा देंगे, इससे तो अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगी। ये देखो कितनों के घर चलते हैं कोचिंग सेंटर से। रॉन्ग चॉइस साजन। बाय मैम। बाय बाय।